हेलो दोस्तों, पूरे देश भर में डीसा की आईसीएआई की क्लासेस चालू हो गई हैं, चल रही हैं, कुछ सिटीज में खत्म हो चुकी हैं। आई होप आप सभी ये 12 दिन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, अलग अलग फैकल्टी से रूबरू होने को मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, डीसा का एग्जाम आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी पढ़ेंगे और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इंस्टीट्यूट के आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के बेसिस पे आने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश चौहान। मैं बाय क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और पिछले लंबे समय से साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, आईटीजीसी ऑडिट, आईटी ऑडिट, आईएस ऑडिट जैसे डोमेन में वर्क कर रहा हूं। दोस्तों, मैं वन ऑफ द बिग 5 कंसल्टिंग फर्म के साथ एसोसिएट होके बहुत सी लिस्टेड कंपनीज के आईटीजीसी ऑडिट किए हैं। मैंने स्टॉक ब्रोकर के आईटीजीसी ऑडिट किए हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स किए हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट ऑडिट किए हैं। नाम लेना उचित नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज लग जाता है, वरना मैं आपको अपने क्लाइंट्स के नाम भी बताता हूं। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिकल तजुर्बा है मेरा, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं मॉड्यूल नंबर 5 डीसा कोर्स, जो कि अब ईसा बन गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 3.0। इसका मॉड्यूल नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन असेट। इस चैप्टर को मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली मॉड्यूल में क्या कॉन्सेप्ट है स्टडी मैट में वो आपको समझ में आ जाए और आप इजीली एग्जाम में इन क्वेश्चंस को टैकल कर सको। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो आपके मित्रगण, आपके दोस्त डीसा का एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि सारा का सारा स्टडी मटेरियल आईसीएआई का हम इस चैनल में कवर करने वाले हैं। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, लेकिन कवरेज 100% होगा। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन असेट। तो अपन शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या बोलता है। इट हैज बिकम इम्परेटिव फॉर टुडेज ऑर्गेनाइजेशन टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर देयर बिजनेस प्रोसेस। आज के ज़माने में बिजनेस को अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है। Technologies has inherent risk and hence it has to be adequately responded with the right level of control. In order to take benefit of technology, organization must establish processes for addressing the associated with technology. तो आज की डेट में जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बिजनेस में, तो हर टेक्नोलॉजी का अपना एक इनहेरेंट रिस्क होता है और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि रिस्क को एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड करे, मतलब रिस्क के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे। तो देखिए, आपके मॉड्यूल में कहता है रिस्क रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो 4 प्रकार के रिस्क रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पहला, कि रिस्क को अवॉइड कर दिया जाए। अवॉइड का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया कि वो टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं करेगा बिजनेस ऑपरेशन के लिए। तो भाई, जब टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं करेगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई तो रिस्क नहीं रहा, तो रिस्क यहाँ पे अवॉइड हो गया। अगला रिस्पॉन्स आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वेयर ऑर्गेनाइजेशन पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल टू अनदर एंटिटी। जब ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और एंटिटी को ट्रांसफर कर दी, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस ले लेना। ensuring against financial losses with insurance company by paying suitable premium. Another example could be using outsourcing option. However, in this organization transfer technological risk but in turn introduces the managerial risk. Hence, it may be considered as risk sharing. तो ट्रांसफर का केस में मैंने बताया, जैसे आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आपने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास।
या फिर आपने आउटसोर्स कर दिया। बट आउटसोर्स के केस में क्या होता है कि आपने टेक्नोलॉजिकल रिस्क को तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आपके ऊपर मैनेजरियल रिस्क आ जाता है। तीसरा रिस्पॉन्स होता है एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इफ द रिस्क असेस्ड इज विद इन द रिस्क एपेटाइट, अगर जो आपने रिस्क का असेसमेंट किया है वो रिस्क एपेटाइट के अंदर है, मतलब रिस्क लेने की क्षमता के अंदर है, तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि भाई हमको कोई कंट्रोल नहीं लगाना और हम ऐसे रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया है और वहां कोई कंट्रोल नहीं लगाए हैं। क्यों एक्सेप्ट कर लिया है? क्योंकि मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि भाई ये जो रिस्क है ना, ये मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर है, रिस्क लेने की क्षमता के अंदर है। मतलब जो लॉस होगा वो मेरे लिए मतलब बियरेबल लॉस है, मैं बियर कर सकता हूं। अगला है मिटिगेट द रिस्क, वेयर ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड टू इंप्लीमेंट कंट्रोल समटाइम्स बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट। अब मिटिगेट का मतलब ये हो गया कि रिस्क को कम से कम कर देना है, मतलब रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल लेके जाना है। ये कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल लगाएगा। कंट्रोल लगाने के लिए वो एडिशनल कॉस्ट भी इंप्लीमेंट कर सकता है, एडिशनल कॉस्ट इंकर कर सकता है। एडिशनल कॉस्ट कैसे इंकर करेगा? भाई कोई वो नया टूल खरीदेगा या नए मैन पावर लगाएगा ताकि वो अपने रिस्क के असेस्ड इम्पैक्ट को कम कर सके, एक्सेप्टेबल लिमिट तक ला सके। तो इसको हम कहेंगे मिटिगेशन ऑफ द रिस्क। तो ये रिस्क रिस्पॉन्स चार तरीके के हो गए, अवॉइड, ट्रांसफर, एक्सेप्ट और मिटिगेट। अगला आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, भाई इंफॉर्मेशन को आप सिक्योर रखना चाहते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन असेट। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि भाई इंफॉर्मेशन असेट को प्रोटेक्ट करना है, एंड प्रोसेस दैट सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव हो गया ओवरऑल कि आपको इंफॉर्मेशन असेट को प्रोटेक्ट करना है और उन प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना है जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। दिस रिक्वायर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को बना के रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रायड। तो इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रायड भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया कि कोई अनएथोराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, मतलब जिस व्यक्ति को अधिकार नहीं है वो इंफॉर्मेशन को ना देख सके। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिजर्व्स एथोराइज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंफॉर्मेशन असेस एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्राइवेसी एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया कि कोई भी अनएथोराइज्ड एक्सेस ना हो इंफॉर्मेशन पे। ठीक। अगला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब कि कोई अनएथोराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको, उसमें कोई अनमोडिफाइड मतलब अनएथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ना कर दे। देखो, integrity guards against improper information modification or destruction and includes ensuring information non repudiation and authenticity। तो इंफॉर्मेशन की एथेंटिसिटी बनाए रखता है इंटीग्रिटी। अगला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली अवेलेबल हो जाए, जब हमको जरूरत हो तब वो अवेलेबल हो जाए। अवेलेबिलिटी एंश्योर्स टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव। तीन हो गए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अगला टॉपिक आता है आपका थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग टूल्स। तो पहले हम समझते हैं भाई थ्रेट मॉडलिंग का क्या मतलब होता है, फिर हम समझेंगे इसके टूल्स क्या क्या हैं। तो थ्रेट मॉडलिंग का मतलब समझिए, थ्रेट मॉडलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच पोटेंशियल थ्रेट्स such as structural vulnerabilities or the absence of appropriate safeguard can be identified, enumerated and mitigation can be prioritized। तो थ्रेट मॉडलिंग का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम पोटेंशियल थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, थ्रेट को इन्यूमरेट करेंगे, मतलब उसकी लिस्ट बनाएंगे कि भाई ये हमारे पास थ्रेट हैं, और उनका मिटिगेशन कैसे करना है वो एसेस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो उसको हम कहते हैं थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थ्रेट मॉडलिंग एक प्रोसेस है जिससे आप पोटेंशियल थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हो और उनकी एक लिस्ट बना लेते हो और उनका मिटिगेशन का तरीका ढूंढते हो। ठीक है,
The purpose of threat modeling is to provide information professional with a systematic analysis of what control or defenses need to be included given the nature of the system, the probable attacker's profile, the most likely attack vectors and the asset most desired by the attacker. ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर क्या होता है? तो अटैक वेक्टर बेसिकली क्या है? ये एक तरीका है, ये एक मेथड है। मैं लिखता हूं ये एक मेथड है। अटैक वेक्टर जो है वो एक मेथड है, देखो लिखा है ना, अटैक वेक्टर इज अ पाथ और मींस बाय व्हिच एन attacker can gain unauthorized access to a computer or network to deliver a payload or malicious outcome। तो अटैक वेक्टर बेसिकली एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिसको यूज करके अटैकर अनएथोराइज्ड एक्सेस ले लेता है आपके कंप्यूटर का या आपके नेटवर्क का, और वहां पे मैलिशियस आउटकम वो डाल देता है। ठीक है, अटैक वेक्टर एनेबल हैकर टू एक्सप्लॉइट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज इंक्लूडिंग द ह्यूमन एलिमेंट। और अटैक वेक्टर मतलब वो पाथ या मींस ह्यूमन एलिमेंट भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी अटैक वेक्टर हो सकता है। तो ये हमने समझा थ्रेट मॉडलिंग क्या है। अब हम बात करते हैं थ्रेट मॉडलिंग करने के तरीके क्या है, टूल्स क्या है। तो पहला टूल आपका दिया हुआ है, देखिए OWASP। OWASP बेसिकली थ्रेट मॉडलिंग टूल है। इसका मतलब समझते हैं। The Open Web Application Security Project OWASP is a non-profit foundation that works to improve the security of software। तो OWASP क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। ये क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। कीवर्ड ध्यान रखना, OWASP सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। ठीक है, अच्छा, दो कम्युनिटी लेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, hundreds of local chapters worldwide, tens of thousands of members, and leading educational and training conferences. The OWASP Foundation is the source for developer and technologists to secure the web। तो OWASP Foundation वो सोर्स है, वो स्रोत है डेवलपर के लिए और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, जिसके माध्यम से वो अपने वेब को सिक्योर करें या सॉफ्टवेयर को सिक्योर रख पाए। अब OWASP तीन चीजें देता है, टूल्स एंड रिसोर्सेज देता है, कम्युनिटी और नेटवर्किंग देता है, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देता है। क्यों देता है? ताकि सॉफ्टवेयर को आप सिक्योर रख सको, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी मेंटेन कर सको। ठीक है, द OWASP टॉप 10 इज अ स्टैंडर्ड अवेयरनेस डॉक्यूमेंट। अब देखो, अब यहां पे बात आती है OWASP टॉप 10। टॉप 10 वर्ड समझना, ये क्या है? ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड अवेयरनेस डॉक्यूमेंट है। ये एक डॉक्यूमेंट है डेवलपर के लिए और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक, इट रिप्रेजेंट्स अ ब्रॉड सेंसस अबाउट द मोस्ट क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क टू वेब एप्लीकेशन। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मोस्ट क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बाय डेवलपर एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मोर सिक्योरिंग कोडिंग। Companies should adopt this document and start the process of ensuring that their web application minimize these risks. Using the OWASP top 10 is a perhaps the most effective first step towards changing the software development culture। तो ये एक ऐसा ऐसा कदम है, स्टेप है, किसके लिए? टुवर्ड्स चेंजिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कल्चर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है उसके कल्चर को बदल देगा। ये एक ऐसा कदम है OWASP टॉप 10 विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन इनटू वन दैट प्रोड्यूस मोर सिक्योर कोड। मतलब यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कोड लगा पाओगे, आपकी सिक्योरिटी एनहेंस हो जाएगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अगला थ्रेट मॉडलिंग टूल जो है वो है ड्रेड मॉडल। हम क्या पढ़ रहे हैं? थ्रेट मॉडलिंग टूल्स। तो हमने एक पढ़ा पहला OWASP। OWASP क्या था? ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। अब सेकंड वाला हम पढ़ रहे हैं, सेकंड टूल जो है वो है ड्रेड मॉडल, DREAD, ड्रेड मॉडल। इसको समझना, ड्रेड इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम फॉर रिस्क असेसिंग। ओके, ड्रेड क्या है? ये रिस्क असेसमेंट में काम आता है। ध्यान से पढ़ो, रिस्क असेसमेंट में काम आता है। ड्रेड इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर रिस्क असेसिंग
कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट प्रीवियसली यूज्ड एट माइक्रोसॉफ्ट, पहले माइक्रोसॉफ्ट में यूज होता था, अब ड्रेड यूज होता है ओपन स्टैक और अदर कॉर्पोरेशन में। इट टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम, अब ड्रेड फॉलोइंग आइटम, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रिस्क को अकाउंट फॉर करता है। तो ड्रेड का मतलब देखो, डी फॉर डैमेज पोटेंशियल, मतलब कितने असेट अफेक्ट होंगे, हाउ मेनी असेट कैन बी अफेक्टेड। आर का मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब कितनी आसानी से अटैक दोबारा से रिप्रोड्यूस हो सकता है। ई फॉर एक्सप्लॉइटेबिलिटी, हाउ इजली द अटैक कैन बी लॉन्च्ड, कितनी आसानी से अटैक किया जा सकता है। ए फॉर अफेक्टेड यूजर, कितने नंबर ऑफ अफेक्टेड यूजर होंगे। और डी फॉर डिस्कवरेबिलिटी, हाउ इजली द वल्नरेबिलिटी कैन बी फाउंड, अटैकर कितनी आसानी से वल्नरेबिलिटी को ढूंढ लेगा। तो ये है ड्रेड मॉडल, DREAD। बेसिकली ये रिस्क असेसमेंट का मॉडल है और इसमें 5 कैटेगरी ऑफ रिस्क को असेस किया जाता है: डैमेज पोटेंशियल, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्सप्लॉइटेबिलिटी, अफेक्टेड यूजर और डिस्कवरेबिलिटी। ड्रेड नेम कम फ्रॉम द इनिशियल ऑफ 5 कैटेगरीज लिस्टेड अबव, ठीक है। It was initially proposed for threat modeling, but it was discovered that the rating are not very consistent and are subject to debate. अब ये जो ड्रेड मॉडल है ना, ये रेटिंग देता है, तो रेटिंग बहुत कंसिस्टेंट नहीं होती इसकी और डिबेट का विषय है ये। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 में ड्रेड मॉडल को यूज करना बंद कर दिया था। When a given threat is assessed using DREAD, each category is given a rating from 1 to 10. जब DREAD को आप यूज करते हैं तो हर कैटेगरी, रिस्क की जो कैटेगरी है ना, उसमें 1 to 10 की रेटिंग दी जाती है, ठीक है। और रेटिंग के हिसाब से आप डिफरेंट इश्यूज को प्रायोरिटाइज करते हो। फाइन। अगला मॉडल है, अगला जो आपका थ्रेट मॉडलिंग टूल है वो है थर्ड वाला जो है वो है स्ट्राइड, STRIDE मॉडल, स्ट्राइड मॉडल। The STRIDE model was initially created as part of the process of threat modeling, ठीक है। STRIDE is a model of threat used to help reason and find threat to a system. तो ये थ्रेट मॉडल है, STRIDE is a model of threat। ये क्या करता है, सिस्टम में थ्रेट को फाइंड करता है, ढूंढता है और उसके रीजन को भी ढूंढता है। It is used in conjunction with a model of a target system that can be constructed in parallel. तो जो स्ट्राइड मॉडल है ना, जो सिस्टम पे आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, जिस सिस्टम पे थ्रेट को ढूंढ रहे हो, उस सिस्टम के पैरेलल में आपको ये मॉडल लगाना पड़ता है। सिस्टम क्या हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, सर्वर हो सकता है। तो पैरेलली आप स्ट्राइड मॉडल को लगाओगे उस सिस्टम के। This includes a full breakdown of processes, data stores, data flow, and trust boundaries. Each following threat is a violation of a desired property for a system. Okay. अब देखो, each following threat is a violation of desired property for a system. अब हम देखते हैं इस TRIDE मॉडल कौन कौन से थ्रेट को अकाउंट फॉर कर रहा है। पहला है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है कि आइडेंटिटी चुराना, किसी और की आइडेंटिटी लेके सिस्टम में घुसना। तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एथेंटिसिटी, यूजर एथेंटिक होना चाहिए स्पूफिंग को अवॉइड करने के लिए। अगला है टेम्परिंग। भाई टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, डेटा के साथ छेड़छाड़ कर देना, इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर देना। तो इसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसका अपोजिट इंटीग्रिटी, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। आर का मतलब होता है रिप्यूडिएशन। अब रिप्यूडिएशन के अगेंस्ट में डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, नॉन रिप्यूडिएशन। आई फॉर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, तो इसका अपोजिट डिजायर्ड प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंशियलिटी। डी फॉर डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है सर्विस जब आपको चाहिए, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अवेलेबिलिटी। अगला है ई फॉर एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज। एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज का मतलब होता है कि किसी यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रिविलेज दे दिया, जितनी उसको जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा प्रिविलेज दे के रखा है, वो होता है एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज। तो इसके अपोजिट में होगा अथोराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्राइड मॉडल। फाइन। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चर्चा कर ली है अभी तक। इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा, क्या देखा, रिस्क रिस्पॉन्स, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन रिस्क के अगेंस्ट में क्या प्रतिक्रिया देगा। तो हमने समझ लिया भाई रिस्क रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है, या तो वो रिस्क को अवॉइड कर दे,
अवॉइड का मतलब टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा उस बिजनेस प्रोसेस के लिए, रिस्क अवॉइड हो गया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगला मैंने बोला क्या, रिस्क को ट्रांसफर कर दे। एग्जाम्पल के लिए इंश्योरेंस ले ले, आपका रिस्क किसी और के पास चला जाएगा। या आउटसोर्सिंग कर दे। आउटसोर्सिंग में एक दिक्कत है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क तो चला जाएगा बट मैनेजरियल रिस्क आ जाएगा, तो ये हो गया रिस्क का ट्रांसफर। तीसरा मैंने बोला था रिस्क को मिटिगेट कर दे। मिटिगेट कैसे करेगा ऑर्गेनाइजेशन, भाई कंट्रोल लगा ले। कंट्रोल लगाने के लिए एडिशनल कॉस्ट खर्चा करे, कुछ अलग से पैसा लगाओ, कुछ टूल्स खरीदो, कुछ मैन पावर को इंप्लीमेंट करो, मैन पावर को एम्प्लॉय करो, मेरे जैसे मैन पावर को खर्चा करो, सैलरी दो, हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करेंगे तो रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। मिटिगेट मतलब उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है। अगला मैंने बोला था एक्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कब करेगा, ध्यान से सुनना। रिस्क को एक्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन तब करेगा जब उसका जो रिस्क असेस्ड हुआ है ना, वो रिस्क एपेटाइट के अंदर है। रिस्क लेने की जो क्षमता है, रिस्क का जो लॉस है उसको बियर करने की जो क्षमता है, रिस्क एपेटाइट उसके अंदर है अगर रिस्क असेस्ड, तब तो रिस्क को एक्सेप्ट कर लेगा ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने 4 तरीके के रिस्क रिस्पॉन्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 3 चीजों को बनाना है, 3 चीजों को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई अनएथोराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए मेरी इंफॉर्मेशन का। ठीक है। सेकंड, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब कि कोई अनएथोराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए मेरे इंफॉर्मेशन में। ठीक है, एथोराइज्ड मॉडिफिकेशन हो सकता है, अनएथोराइज्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने बोला अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कि जब रिक्वायरमेंट हो तो वो इंफॉर्मेशन यूजर को अवेलेबल हो जाए, डिनायल ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें देखी। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है। तो थ्रेट मॉडलिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि थ्रेट मॉडलिंग का मतलब होता है पोटेंशियल थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, उसकी लिस्ट बनाना और उसके मिटिगेशन को फाइंड आउट करना, इसको बोलेंगे थ्रेट मॉडलिंग। अब थ्रेट मॉडलिंग में टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो थ्रेट मॉडलिंग में हमने 3 टूल्स पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था OWASP। OWASP ये बेसिकली क्या था, OWASP ये OWASP नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे कीवर्ड था सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इंप्रूव करना, OWASP। ठीक है। फिर मैंने पढ़ा था DREAD मॉडल, ड्रेड मॉडल। ड्रेड मॉडल बेसिकली क्या करता है, ये रिस्क असेसमेंट करता है। किन कैटेगरी ऑफ रिस्क को असेस करता है, डैमेज पोटेंशियल, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्सप्लॉइटेबिलिटी, अफेक्टेड यूजर और डिस्कवरेबिलिटी। तीसरा टूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्ट्राइड मॉडल। अब स्ट्राइड मॉडल क्या है, स्ट्राइड मॉडल किसी सिस्टम में थ्रेट को फाइंड करता है और उसके रीजन को फाइंड आउट करता है। ठीक है, ये थे हमारे 3 थ्रेट मॉडल्स, थ्रेट मॉडलिंग टूल्स। ये 3 थ्रेट मॉडलिंग टूल्स थे आपके। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि शॉर्ट्स का जमाना है। 3 घंटे की पिक्चर को भी लोग छोटा कर करके 60 सेकंड के शॉर्ट्स में देखना पसंद करते हैं। तो आगे के जो चैप्टर है, आगे का जो हिस्सा है चैप्टर का, वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।